हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है न्यूज़ सृजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है, आपको पता है कि हमारी न्यूज़ सृजन एकेडमी के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यूपी पुलिस या जो भी पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, डिफेंस के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने पीवाईक्यू के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी पहली वाली वीडियो को प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस पर कमेंट और सजेशन दिए। आप लोगों के सजेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के अपने पूरे जो हमारा सेशन चलने वाला है उसको देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, हाँ प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि आप लोगों के लिए वर्दी अब दूर नहीं है। आप उस वर्दी को पाने के लिए बहुत जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को दुगना और 3 गुना मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि अब बहुत दिन दूर नहीं है जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट होकर आप अपनी सेवाएं राज्य के अलग अलग जिलों में, राज्य के अलग अलग जगह पर दोगे। यही हमारी कामना है और यही हमारा एम है कि आप लोग अपने माता पिता के लिए, अपने एम को हासिल करें। देखिए 60,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आपके यूपी पुलिस की आ रखी है। वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ। अब आपको तैयार होना है। अब आपको अगर किसी की तैयारी में कुछ थोड़ी भी कमी रही हो, अगर आप लोगों ने वहां पे आपको टाइम ना मिला हो, आपका पेपर बाय डिफॉल्ट अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ हो, बिगड़ गया हो, आप लोगों की तैयारी में थोड़ा सा कहीं कमी रह गई हो, तो उसी कमी को दूर करने के लिए, उसी कमी को दूर करके आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हमारे चैनल ने एक बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए एक वर्दी के नाम से वर्दी बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पुलिस के आपसे पूछा गया हो या आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा परसेंट या उसकी संभावना ज्यादा हो, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कलेक्ट किया है और हम आप लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, आप लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ के आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन जब अंतिम समय में आपके पास आता है क्या करना, अंतिम समय में आपके पास आता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आप उसको जो पढ़ा है उस ज्ञान को एक साथ समर्पित कैसे करेंगे, उससे आप क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे। तो आप लोग असहाय महसूस करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्यों असहाय महसूस करते हैं? क्योंकि आप उस टॉपिक को, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, चाहे वो आप लूसेंट से पढ़ते हो, चाहे आप किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हो, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ते हो, चाहे किसी भी नोट्स से पढ़ते हो, लेकिन जब बात आती है एमसीक्यू लगाने की तो आप लोग थोड़ा असहाय महसूस करते हैं। आपको चीजें तो आती हैं लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, आप उसको एग्जामिनेशन में जाके वहां पे कंफ्यूज आ जाते हो। तो इसी सारी इन छोटी छोटी कमियों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे वो आपका हिंदी की बात हो जिसका बड़ा रोल आपके एग्जाम में रहता है, चाहे वो जी के जीएस की बात हो। हम ऐसे ऐसे अलग अलग सेगमेंट के साथ आप लोगों की वो सारी कमियों को दूर करने के लिए कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप जहां से भी पढ़ते हैं आप पढ़ते रहिए, साथ में हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को आप लोग एक बार यहां पे आई हुई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके पास, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपका जो थोड़ा सा, अगर मान लो आपकी तैयारी में अगर थोड़ा सा भी कमी रहती है और उसको हम अब पूरा कर पाएं, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग पहुंच चुके हैं, आपने देखा होगा, हम सृजन सीरीज के माध्यम से आपको पॉलिटी के सवाल करा रहे हैं, हम सृजन सीरीज के माध्यम से आपको हिंदी के सवाल करा रहे हैं, हम सृजन सीरीज के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ यहां वर्दी एक बैच स्टार्ट किया है हम लोगों ने ऑनलाइन यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है। आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 2 में। यहां पे हम 25 से 30 वो क्वेश्चन करते हैं प्यारे दोस्तों जो आपके किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, जो आप, ये देखिए, आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन हम आपको कवर कराते हैं एसएससी सीपीओ के जीके के सवाल। आप एसएससी छोड़िए, आप यूपी ट्रिपल एससी के जो डिफेंस वाले सवाल आते हैं वो हम कराते हैं आपको। यूपी एसआई हम कराते हैं, बिहार एसआई के जो सवाल आते हैं उन सवालों को इकट्ठा करके, अलग अलग बोर्ड के सवालों को इकट्ठा करके उनमें से वो चीज निकाल के आपके सामने रखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ताकि आप लोग उन क्वेश्चन से क्या हो जाएं, रूबरू हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज देखिए क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से आज हम स्टार्ट करेंगे। आपके लिए लेकर आए हैं क्या, देखिए पहला सवाल आपकी जो स्क्रीन पर है, सवाल का फॉर्मेट वही रहने वाला है, सवाल वैसे ही रहने वाले हैं। जहां पे जरूरत होगी हम आपको अनइवन, हम आपको बहुत सारी बम्बार्डिंग नहीं करेंगे, हम आपको नॉलेज केवल उस टॉपिक से रिलेटेड देंगे जिसको पढ़ के आपका एग्जाम निकल जाए। हमारा मकसद यहां पे आपको पीएचडी कराना नहीं रहेगा, हमारा मकसद आपको यहां पे एक्स्ट्रा जो फोर्स है या एक्स्ट्रा लोड देना नहीं रहेगा। आप बिल्कुल सहज होकर जहां भी इस वीडियो को देखेंगे, जिस भी स्थिति में देखेंगे, आपको समझ में आएगी। आपका मन करता है तो आप एक कॉपी पेन लेके अगर
चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको नोट्स कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को 1.5 1.25 करके देख सकते हैं। आप कानों में लीड लगा के आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। मैं एक्सप्लेनेशन को जहां जरूरत होगी आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा, आपके दिमाग में पूरा इंटर करा दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। और आप देखिए, अगर आप हमारी इस सीरीज को लगातार इसको देखते रहते हैं, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आप जहां पे आज की स्टेज में आप खड़े हैं, आपने बहुत तैयारी करी है। आज से 10 दिन बाद आपका जो स्टेज होगा वो अगर आपसे प्लस ना हो तो बात आप फिर हमको बताना, फिर आप हमें कमेंट करना। देखिए सवाल आपके सामने क्या है। सवाल है, भारत सरकार की बात पूछी जा रही है। भारत सरकार में शीर्षार्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन होता है? प्यारे दोस्तों, ये जो वरीयता क्रम वाले सवाल हैं आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, हमारे माध्यम से मैं आपको यह बता के चलता हूं कि आपको तैयारी को किस डायरेक्शन में लेके चलना है। आपको यूपी पुलिस की वर्दी चाहिए, आपको अपने माता पिता के सामने खाकी में खड़े होना है, आपको देश का नाम रोशन करना है, राज्य का नाम रोशन करना है, और साथ ही साथ एक बेरोजगारी का जो ठप्पा होता है उसको हटाना है। इतने सारे काम को करने के लिए आपको सीधी सी बात है, आपको अगर मान लिया जाए 30-40 लाख बच्चे पेपर देंगे तो आपको 30-40 लाख बच्चों से आगे हटके आपको उन 60,000 बच्चों में एंटर करना है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो देखिए सवाल क्या पूछा गया है। सवाल ऐसे कई बार आयोग से पूछे जाते हैं, पुलिस के या प्रमोशन बोर्ड से कई बार सवाल ये पूछे गए हैं कि बताइए वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन होता है। जैसे राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे और कोई, उसके नीचे और कोई, ऐसे करके पूरे एक वरीयता क्रम होता है अधिकारियों का। तो आपको देखिए, मैं केवल आपको ये नहीं कहता कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा के आपको पास करा दूंगा, ऐसा नहीं हम लोग गारंटी करते। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं क्या कि आप अगर जितना हम पढ़ा रहे हैं जितना हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, मैं लिखता हूं उसको, और जो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, जो हमने आपको होमवर्क में बोला है कि आप इसको पढ़ लीजिए, अगर आप उतना सोल्व कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो गारंटी है कि आप खुद से पाएंगे। आप 3-4 पेपर को सोल्व करिए, आप हिंदी के पेपर को सोल्व करिए, आप मैथमेटिक्स को सोल्व करिए, आप हमारी वीडियो जी के जीएस को सोल्व करिए। 3-4 पेपर के बाद आप उठाइए अपने किसी भी पुलिस के प्रीवियस ईयर के एग्जाम को, और देखिए कितना कंफर्ट आप लोग फील करते हैं। हम लोग बोलते बहुत हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन ज्यादा हम आपको बताना चाहते हैं, आपके दिमाग में घुसना चाहते हैं। यहां पर लिख के पीपीटी बना के और आपको पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स तो बहुत दे सकते हैं हम एक वन लाइनर के नोट्स आपको 1000 पेज के दे सकते हैं और बोलेंगे 1000 पेज में से आपका आ जाएगा, लेकिन नहीं, हम केवल कंसिस्ट होकर क्या करते हैं। तो ये अधिकारियों के रूप में पूछा है कि वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है प्यारे दोस्तों। तो वरिष्ठ अधिकारी देखिए क्या होता है, खुफिया ब्यूरो के निदेशक होते हैं क्या? खुफिया ब्यूरो के निदेशक नहीं होते हैं। नियामक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग होता है वो होते हैं क्या? नहीं। या अटॉर्नी जनरल होते हैं कि नहीं? अटॉर्नी जनरल होते हैं। ये तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये तो लॉ के हिसाब से, ये तो विधि के हिसाब से एक जो सदस्य होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर क्या पूछा गया है उसने? लोक सेवक। लोक सेवक का मतलब पब्लिक सर्विस करने वाले। प्यारे दोस्तों, अभी आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में पुलिस में जाएंगे, आपके ऊपर जो होगा वो डिप्टी एसपी होगा, आपके ऊपर सीओ, डिप्टी एसपी, फिर एसपी होगा। तो प्यारे दोस्तों, जो एसपी होता है, जो एसपी एसएसपी होते हैं, या फिर जो कमिश्नर होते हैं, और कमिश्नरों में से ही जैसे जो आईएएस होते हैं, जो सीनियर आईएएस हो जाता है, सीनियर आईएएस के बाद आईएएस होकर 15-20 साल सर्विस करने के बाद उसको सचिव बनाया जाता है। सचिव हर एक डिपार्टमेंट का अलग सचिव होता है, हर एक विभाग का एक सचिव बनाया जाता है। जैसे शिक्षा विभाग का एक सचिव बनाया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग का एक सचिव बनाया जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे सचिव बनाए जाते हैं। और उन्हीं सचिव में से और प्रमोशन होने के बाद एक कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। एक कैबिनेट सचिव बनाया जाता है जो भारत सरकार का शीर्षस्थ कार्यकारी जो अधिकारी होता है, सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होता है। लोक सेवक का मतलब वही आईएएस यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनमें से जो वरिष्ठ जो अधिकारी होगा, सीनियर मोस्ट जो अधिकारी होगा, उसको कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। और कैबिनेट सचिव का मतलब होता है कि पूरी कैबिनेट को डायरेक्ट करने के लिए, वहां के सारे कार्यों को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए लोक सेवक और सरकार के बीच में जो मेन ब्रिज होता है, जो मेन सिस्टम होता है, उसको कन्वे करने के लिए इस अधिकारी को बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो है आपका कैबिनेट सचिव। और कैबिनेट सचिव कौन होता है? मैंने बताया कि ये एक आईएएस अधिकारी होता है। सीनियर मोस्ट यानी कि सीनियर मोस्ट जो आईएएस अधिकारी होता है वही क्या बनता है? कैबिनेट सचिव बनता है। आप लोग भी कैबिनेट सचिव बन सकते हैं। आप लोग पहले एक एग्जाम पास करके एक वर्दी लीजिए, उसके बाद आप नौकरी करने के, आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग
कांस्टेबल से एसपी बने हैं, कांस्टेबल से आईएएस बने हैं, कांस्टेबल से क्या क्या नहीं बने हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग अभी फिलहाल एक नौकरी लीजिए अपने घर वालों के लिए, अपने लिए और अपने इस बेरोजगारी के ठप्पे को हटाने के लिए। उसके बाद अगर आपके अंदर आग है, आपके अंदर ज्वाला है, आपके अंदर अगर ललक है पढ़ने की, तो आप पढ़ते रहिए। हमारे जैसे बहुत सारे आप लोगों के आपको मार्गदर्शन आपको मिलेंगे और आप पहुंचिए इस सचिव की पद पे भी। जो लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो तैयारी करते करते पहले एक छोटी नौकरी लेके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही आप करिए। देखिए, इसका आंसर ये बिल्कुल सही होने वाला है। सवाल ये पूछा गया है, इसलिए मैंने आपसे पता किया है। यहां पे अगर लोक सेवक ना होता तो शायद इसका आंसर कुछ और होता, लेकिन लोक सेवक की बात करी है, पब्लिक सर्वेंट की बात करी है, तो पब्लिक सर्वेंट होता है आपका कैबिनेट सचिव। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन मिसलेनियस हैं। आपको इस क्वेश्चन में कोई एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट आता भी आपके एग्जाम में नहीं है। आपके एग्जाम में आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट। अगर आप मान लो एसआई का एग्जाम देने जाते हो तो वहां 40 सवाल आते हैं और 40 में से हर सब्जेक्ट के। अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाते हो तो वहां सवालों की संख्या कुछ अलग होती है। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है। राज्य सूची का हिस्सा कौन सा विषय इसमें से है। प्यारे दोस्तों, राज्य सूची का विषय आपको पता करना है। तो जैसे ही विषयों की बात आती है तो भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत के संविधान में क्या होता है, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां होती हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां होती हैं। 12 अनुसूचियों के बारे में आप लोगों को हमने पढ़ा रखा है। उन 12 अनुसूचियों में से जो 7वें नंबर की अनुसूची होती है, जो 7वीं अनुसूची होती है, 7वीं अनुसूची जो होती है प्यारे दोस्तों, 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में यहां पे सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सब्जेक्टों का बंटवारा किया गया है। सब्जेक्टों का बंटवारा मतलब यानी कि ऐसे विषय जो राज्य सरकार जिन पे कानून बनाए, जिनके लिए राज्य सरकार पैसा इकट्ठा करे, जिनके लिए राज्य सरकार उनका संचालन करे, उनका कार्य जो क्रियान्वयन होता है, जो उनको कार्य करता है राज्य सरकार करे, उन विषय को हमने कहां रखा, उन विषयों को हमने रखा राज्य सूची में। प्यारे दोस्तों, किसमें रखा? राज्य सूची में। यानी कि ऐसे विषय जिन पे राज्य सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, ऐसी चीजों को रखा राज्य सूची में। और ऐसे कुछ विषय जो संघ के लिए, जो केंद्र सरकार के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट थे, ये राज्य के थे तो स्पेशल राज्य में कुछ विषय हो सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे विषयों को कहां रखा? संघ सूची में। जिनको संघ यानी कि केंद्र सरकार जिन पे जो कानून बना सकती है, उनको रखा किसमें? संघ सूची में। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, अब कुछ विषय ऐसे आए जो राज्य के लिए भी इंपॉर्टेंट थे और साथ ही साथ केंद्र के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, संघ के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। ऐसे विषय हो सकते हैं। तो ऐसे विषयों को प्यारे दोस्तों समवर्ती सूची में रखा। किसमें रखा? समवर्ती सूची में। ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में उन्होंने रखा। तो अब इन विषयों में की बात करते हैं। तो राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि कितने विषय, क्योंकि विषय ये चेंज होते रहते हैं, आगे पीछे एक आध विषय इधर जाता है, एक आध विषय उधर जाता है। तो अब हमसे पूछा है कि राज्य सूची का विषय कौन सा है। राज्य सूची का विषय इसमें से बताना है प्यारे दोस्तों। वन जो है, वन की बात करते हैं तो वन तो राज्य सूची का विषय नहीं है। वन राज्य सूची का विषय नहीं है। यह समवर्ती सूची का जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संघ सूची के लिए विषय में रखा, समवर्ती सूची में भी रखा गया था, लेकिन इसका कुछ पार्ट संघ सूची में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारे सवाल का जो आंसर है। हमारे सवाल का आंसर है कृषि आय पर कर। कृषि की आय पर कर, कृषि पे जो कर लगता है, कृषि की जो आय पे कर मिलता है, वो क्या होता है? वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किस राज्य में कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है उस राज्य की सरकारों के ऊपर कि कितना कृषि के आय पर कर लगाया जाए। हालांकि कृषि आय पर मैक्सिमम जो कर है वो माफ होता है, बहुत ज्यादा कृषि आय पे कर नहीं, किसानों पे कर नहीं लगाया जाता। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो किसान हैं जिन पे जो बहुत सारा उत्पादन करते हैं, तो उस पर जो विषय है, उस पर जो लगने वाला कर है वो राज्य सूची का विषय है। अब प्यारे दोस्तों आप पूछेंगे, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सूची का विषय क्यों है। इसलिए है प्यारे दोस्तों क्योंकि राज्य उत्पादन करता है, तो राज्य इसलिए कर लेता है क्योंकि राज्य के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। राज्यों के संसाधनों का, नदी का प्रयोग करा जाएगा, वहां के संसाधन मतलब वहां के क्लाइमेट का उपयोग करा जाएगा। वहां के क्लाइमेट में अगर मान लो कोई ऐसी खेती होती है जो क्लाइमेट को थोड़ा सा क्या करती है, प्रदूषण करती है, तो वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य उस पर हार्म होगा। तो इसीलिए राज्य के संसाधनों का उपयोग कराते हैं, इसलिए राज्य कर इसमें लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों क्या रहने वाला है, इतना आपको पता होना चाहिए कि राज्य सूची क्या है, संघ सूची क्या है और जो आपका समवर्ती सूची क्या है। तो समवर्ती सूची मैंने आपको बताया, इसमें क्या है कि राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून
बना सकती है। ठीक है, इसके भी इतर जाके प्यारे दोस्तों, इसके भी इतर जाके एक बार सवाल पूछा गया कि बताइए जो विषय है अवशिष्ट सूची, यहां पे एक सूची का और नाम दिया गया प्यारे दोस्तों, उसको बोला अवशिष्ट सूची। इसको बोला क्या? अवशिष्ट सूची के विषय, अवशिष्ट सूची जो है उनके विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो प्यारे दोस्तों, ये ऐसी एक सूची संविधान निर्माताओं ने संविधान में रखने की कोशिश करी कि कुछ ऐसे विषय जो अचानक से उत्पन्न हो जाएं, जिनका जिक्र ना तो राज्य सूची में किया गया हो और ना ही संघ सूची में किया गया हो और ना ही समवर्ती सूची में किया गया, ऐसे कुछ, जैसे पैंडेमिक आ गया, जैसे अभी कोरोना, ये किस विषय में हो सकता है? तो ऐसे कुछ विषय जो अचानक से उत्पन्न हो जाएं और राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएं, तो ऐसे विषयों को हम अपशिष्ट सूची में रखते हैं। अपशिष्ट सूची में रखे हुए विषयों पर कानून बनाने का जो वो है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो संघ या केंद्र के पास होती है। ये भी आपसे एक बार सवाल पूछा गया, संघ या केंद्र के पास इसकी शक्ति होती है। उम्मीद है कि मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा पाया हूंगा। देखिए अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी, ये किससे रिलेटेड? जैसे इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं, आईएनए की बात करते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं भारत की आजादी से जस्ट पहले 1945 में। 1945 में आईएनए एक संगठन बनता है, इंडियन नेशनल आर्मी एक संगठन बनता है, जिसमें क्या आता है? देखिए, मुकदमा हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में, मुकदमे को लोकप्रिय बनाया गया। मतलब वो मुकदमा किस नाम से जाना जाता है, इस सवाल को पूछा गया है। नवंबर 1945 और दिसंबर 1946 के बीच में कई अधिकारी को कोर्ट मार्शल के बाद भारतीयों पर मुकदमा चलाया गया था। वो किस नाम से जाना गया था? तो प्यारे दोस्तों, आईएनए पे जो मुकदमा चलाया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी पे जो मुकदमा चलाया गया था, वो लाल किले के नाम से, लाल किले के मुकदमे के नाम से यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लाल किले के नाम से इंपॉर्टेंट था 1945-46 में। तो इसमें क्या थे? इसमें मोहम्मद शहनवाज, मैं एक एक का नाम लिखूंगा, मोहम्मद शहनवाज थे। इसमें गुरुबख्श जी थे, गुरुबख्श जी इसमें थे। और इसमें ये ऐसे ही कई सारे लोग, मोहम्मद शहनवाज, गुरुबख्श जी और एक और इसमें थे। ये तीन लोगों के ऊपर ये मुकदमा स्पेशली चलाया गया था। इन तीन लोगों का आपको नाम ना पूछ के, केवल आज तक जितने भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ये केवल किसमें? शहनवाज के बारे में पूछा गया है कि ये तीन आदमी थे जिन पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया था। और इसमें लाल किले के मुकदमे में नेहरू जी ने भी इनकी क्या करी थी? मुकदमे की पैरवी की थी, मुकदमा की लड़ाई करी गई थी। तो ये क्या है? मुकदमे को लड़ा था। तो ये कई बार पूछा जाता है, लाल किले का मुकदमा किससे रिलेटेड है? तो ये है इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड है। इतना ही आपको जानना है। इतने ही जानने के बाद आपका सारे का सारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ज्यादा हम इसको डिटेल करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीरीज हमारी जो है वो केवल और केवल एमसीक्यू पे बेस्ड है, उसी को हमको कराना है। देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? एक ऐसा पासवर्ड जिसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरीब ढंग से मतलब कह सकते हैं विशेष ढंग से सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसकी एक तरकीब है। ऐसा कौन सा एक, इनमें से चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, ऐसा कौन सा पासवर्ड है जो केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है? सवाल आपसे पूछा गया, यूपीएसआई में सवाल पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे सवाल, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इन पासवर्ड को, अगर ये पासवर्ड किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के हाथ में चले जाते हैं, तो आपका जो अकाउंट है, आपके जो डेटा है, आपका जो बहुत सारा सिस्टम है, यानी कि साइबर क्राइम के आप क्या हो जाते हैं, आपके ऊपर साइबर क्राइम का हमला है वो आपके पास मैक्सिमम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, देखना है कि वो कौन सा है जो केवल एक बार, ऐसा कौन सा पासवर्ड है जो एक बार ही यूज किया जा सकता है। आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य व्हाट्सएप और ट्विटर आप चलाते हैं, तो वहां का जो पासवर्ड है वो तो आप बार बार यूज करते रहते हैं। वहां के पासवर्ड को तो आप बार बार यूज करते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाते हैं, वही पासवर्ड बार बार लगाते जाते हैं, तो वो वन टाइम पासवर्ड नहीं होगा। देखिए क्या है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या कोड हैक बोलते हैं, क्या सिक्योर एक्सेस बोलते हैं, या कैप्चा बोलते हैं। कैप्चा क्या होता है प्यारे दोस्तों? कैप्चा होता है, देखिए मैं बताता हूं, कैप्चा का मतलब होता है कि आप जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, अंतिम रूप से आप वही हैं, आप कोई रोबोट तो नहीं है। तो वो कैप्चा क्या है, वो चेंज होता रहता है। वो कैप्चा क्या है कि वो एक अलग अलग तरीके से आकृति दे देता है, कोई शब्द देता है, न्यूमेरिक दे देता है, कोई सिंबल दे देता है। यानी कि कैप्चे का मतलब है कि आपने जो भरा है, आपके अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है कि जो फार्म सारा भरने वाला है, वो फार्म आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही है, और आप
लास्ट में जाके आपको आइडेंटिफाई करता है, वो कैप्चा देके, क्योंकि कैप्चे में आपको जो भी कैप्चा आप खोलेंगे आपको 1 सेकंड में कैप्चा चेंज हो जाएगा। आप अगर रिफ्रेश करेंगे तो कैप्चा दूसरा आएगा, कैप्चा एक नहीं आएगा, कैप्चा चेंज आएगा। उससे क्या होगा कि आप एक ह्यूमन है, आप एक आदमी है, आप एक व्यक्ति हैं, आप जो आप इसको भर रहे हैं, आपकी समझ ऐसी है क्या, इसकी जानकारी के लिए कभी कोई आप ऐसा तो नहीं है कोई प्रोग्राम हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो भी नाम जिसके अंदर कोई पूरी प्रोग्रामिंग कर दी गई हो। सपोज दैट, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको अपनी नेट बैंकिंग खोलनी है। सपोज दैट आपको नेट बैंकिंग खोलनी है, तो आपका आईडी पासवर्ड तो किसी के पास भी हो सकता है, कोई भी डाल सकता है, तो आपको पहचानेगा कैसे? मान लो मैंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जो ये सारी चीजें बना दे, लेकिन अंतिम रूप से कैप्चा भरा जाता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि आप एक रोबोट नहीं हैं, आप एक व्यक्ति हैं, और वो कैप्चे को आपने भरा है। तो कैप्चा भी इसका नहीं है। इसका क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप पेमेंट करते होंगे तो आपके पास एक आता होगा ओटीपी। ओटीपी जो केवल एक ही बार डाला जाता है, और वो ओटीपी डालने के बाद अगर आपने दोबारा डाला तो वो ओटीपी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड जो है वो ऐसा पासवर्ड है जो केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको समझाया कि कैप्चा क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि ओटीपी क्या होता है। ओटीपी जो एक ही बार आता है, एक बार ही इसका उपयोग करा जा सकता है, एक बार ही इसका उपयोग किया जा सकता है, इसके बाद दोबारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम, जो शुद्धता है या कि प्योरिटी है, प्योरीफाई है, जो जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जाता है उच्च कोटि का जो जर्मेनियम होता है? तो प्यारे दोस्तों, क्या बाष्प चरण परिशोधन के द्वारा? सवाल बड़ा क्या है, ये सवाल दो जगह से है। एक तो है ये सवाल अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट साइंस से है, और दूसरा इसको ज्योग्राफी से मिला के भी देखेंगे तो वहां से भी, यानी कि आयरन ओर जो निकलते हैं, और या जो खनिज निकलते हैं, खनिज और संसाधनों के रूप में भी ये सवाल है, और ये केमिस्ट्री से भी थोड़ा थोड़ा ऐड करता हुआ सवाल है। देखिए पूछ रहा है कि शुद्ध जर्मेनियम कैसे प्राप्त होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो शुद्ध जर्मेनियम है क्या बाष्प चरण परिशोधन से होता है, क्या क्षेत्र परिशोधन से होता है, या द्रवीकरण से होता है, या इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन से होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है क्षेत्र परिशोधन से आपको जर्मेनियम देखने को मिलेगा। तो अब जर्मेनियम कैसे मिलता है प्यारे दोस्तों? तो जर्मेनियम जस्ता एक जो खनिज होता है, जस्ता हमारे यहाँ मिल जाता है, बहुत रेयर मटेरियल है जस्ता मिलता है। जस्ते को हम लोग क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं। उसके बाद उसको जलाने के बाद जो भस्म होती है, उस भस्म से क्या 0.025% यानी कि 0.025% जो है वो हमारे पास शुद्ध जर्मेनियम आता है। यानी कि इतना रेयर मटेरियल है, इतना रेयर जो मिनरल है, ये खनिज है कि क्या करते हैं कि जस्ते आता है, जस्ते को परिशोधन करते हैं, उसके बाद जिस क्षेत्र में क्षेत्र परिशोधन के बाद उसको जलाते हैं, और जलाने के बाद उसकी जो राख होती है उसमें से 0.25% जो आपका जर्मेनियम देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है बी। आप लोग लगाएंगे बी। बाकी के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे तो वहां आपको बताएंगे। देखिए अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का सवाल है। इससे पहले केमिस्ट्री का सवाल था, अब ये पॉलिटी का सवाल है, उससे पहले हिस्ट्री का सवाल था। सारे सवाल मिक्सअप हैं, आपको दिमाग एक जगह नहीं लगाना, क्योंकि देखिए हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री आती रहती है, साइंस पढ़ते हैं तो साइंस आती रहती है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो अगला क्वेश्चन कैसा होगा आपको नहीं पता। अगला क्वेश्चन हो सकता है मैथ हो, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपका साइंस का हो, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही हमने इसको डिजाइन किया है। सवाल क्या है, सवाल पढ़ेंगे, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं, देखिए मौलिक अधिकारों की बात करी गई है भारत के संविधान में। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है, देखिए उसको नहीं देखेंगे हम, पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 का पार्ट है, और भाग 3 का पार्ट है, और भाग 3 में कहां पे है? अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक के बीच में है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए आगे क्या दे रखा है, उसमें भी क्या है कि कितने प्रकार के जो आपके अधिकार हैं वो दिए हुए हैं। तो देखिए एक एक करके हम पढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है कि आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे जैसे सबसे पहले कौन सा अधिकार, यानी कि 12 से 35 तक को एक सही सिस्टमेटिक ढंग से इसको लगाना है। तो हम देखेंगे कि 12 से 35 से ढंग लगाने की बात करते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं 14 से 18 तक, यह है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, यह है 14 से 18 तक। उसके बाद बात करते हैं, देखिए 19 से 22 तक, ये क्या है? आर्टिकल्स हैं। 19 से 22 तक क्या है आपके पास है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 23 और 24। 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए एक एक को लगाएंगे हम। शोषण के विरुद्ध, यहां से इस स्लाइड से ही आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 25 से लेके 28 तक लगाते हैं, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद इसी के बीच में हम यहां बात कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम कर लेते हैं, हमारे पास है 29 और 30। ये है हमारे पास जो शैक्षणिक रूप से धार्मिक या जो हमारी शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है। मैं कह सकता हूं शैक्षणिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 32, 31 खत्म हो चुका है। 31 को जो है अब डिस्टोर कर, ये है आपका, ये क्या है? ये है उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। देखिए अब हमें बात करनी है, यहां पे मैं शैक्षणिक और सांस्कृतिक, हम यहां लिख सकते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिया गया है। कैसे दिया गया है? मैंने एक शब्द अपने आपसे जोड़ा है। अब हमें पता करना है कैसे इसको जोड़ना है। देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले समानता का अधिकार। तो यानी कि आपके पास जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले सी होना चाहिए। आप ऑप्शन देखेंगे, आपके पास सी 2 में है और उसके बाद इसमें देखिए, इसमें सी नहीं है और इसमें सी नहीं, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं। जैसे ही हमने देखा समानता के अधिकार के बाद आता स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब आपके पास दूसरा बी होना चाहिए। अब देखिए सी के बाद बी किसमें है? सी के बाद ए होना चाहिए। सी के बाद ए होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार है ना, पहला, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। सी के बाद ए दोनों में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या आता है? शोषण के विरुद्ध, यानी कि उसके बाद आपके पास बी होना चाहिए, CAB। आप देखिए CAD है इसमें, तो ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? CAB। बी इसका आंसर होगा। मैंने अधिकारों के बारे में आपको डिस्कस किया। जो आपका CABD, यानी कि लास्ट में जो आता है आपका वो आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आते हैं, जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये मौलिक अधिकार किस भाग में है, कई बार सवाल पूछा गया। किस अनुच्छेद में, कई बार सवाल पूछा गया। कौन से अधिकार कहां से कहां तक है, ये कई बार आपको सवाल पूछा गया। ये मौलिक अधिकारों से मोटा मोटी जो सिस्टम है, मैंने आपको बताया, यहीं से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को मतलब यहां पे एक बताना है, यहां पे कौन है के कलाकारों के द्वारा निखारा और सजाया गया था। प्यारे दोस्तों, जब भारत का संविधान बन रहा था, तो जब संविधान हाथ से लिखा जा रहा था, उस टाइम पे इतनी प्रिंटिंग प्रेस और इतना सारा सिस्टम नहीं था, तो हाथ से लिखने के बाद उस पेज को सजाना था। तो हर एक पेज को, क्योंकि 211 के आसपास पेज थे, तो हर पेज को सजाना तो बड़ा मुश्किल था। हर पेज पे कोई साड़ी की किनारी, कोई फूल या ऐसा कुछ बनाना तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी नंदलाल बोस, फिर भी मैं बात करता हूं नंदलाल बोस, लाल नाम रखना है इसका, नंदलाल बोस जो थे, इन्होंने क्या काम करा? इस पे चित्रकारी की नंदलाल बोस ने अपने हाथ से हस्तलेख से इस पे चित्रकारी की, और हस्तलेख से चित्रकारी की। तो ये नंदलाल बोस जो है प्यारे दोस्तों, कहां थे? ये शांति निकेतन के एक सदस्य थे। ये कहां के थे? ये शांति निकेतन के सदस्य थे। शांति निकेतन के सदस्य थे। तो यहां इन्होंने अपने हाथ से क्या करा? संविधान को चित्रकारी, संविधान के कलाकारों ने इस पे चित्रकारी की, इन पे निखारा गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्या करा गया। तो हर पेज पे तो कर पाना मुश्किल था, हर पेज पे चित्रकारी कर पाना मुश्किल था। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने हर भाग में, जहां भाग है, भाग 22 है, तो हर भाग में, प्रत्येक भाग में जैसे ही भाग स्टार्ट होता था, हाथ से लिखे हुए वहां पे चित्रकारी की, वहां पे थोड़ा डिजाइन दिखाया। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है प्यारे दोस्तों? शांति निकेतन रहने वाला है। शांति निकेतन के जो लोग थे, इन्होंने यहाँ पे, ये जो नंदलाल बोस थे, इन्होंने चित्रकारी की, और शांति निकेतन के द्वारा इसको अलग अलग जगह पर, अलग अलग पृष्ठ पे जाके समाप्त किया गया, अच्छा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में करंट में रहा था। किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया? संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया, यानी कि शोषण किसका? यौन शोषण, यानी कि बलात्कार हुआ हो, किसी भी लड़का लड़की जो भी है उनका यौन शोषण हुआ हो, तो यौन शोषण के लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए सबसे पहले योगदान देने वाला और कोई नहीं हो सकता। आपको पता है हमारे यहाँ नारी से पूजते, नारी को हमारे यहाँ सर्वोपरि माना जाता है, नारी को पूजा जाता है। ऐसा ही नहीं है, पुरुष के साथ भी यौन शोषण हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे यहाँ नारियों के साथ ही रहती है, देखा जाता है मोटा मोटी। लेकिन शोषण तो किसी के साथ, बच्चे के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, होता रहता है, आपने देखा भी होगा। लेकिन यहां पे हमारे यहाँ क्या है? हमारे भारत ने
प्यारे भारत ने हमारा ये ऐसा काम कोई महान ही देश कर सकता है, और ये महान देश कोई और नहीं है। जिस देश की आप सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस देश में आप एक खाकी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसी देश ने ये कोशिश की कि भारत में पहले संयुक्त राष्ट्र कोष को पहला योगदान दिया। किस किस में किस 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 चीज में योगदान दिया? यौन शोषण के शिकार के लोगों के लिए ऐसा महान देश भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पहली बार संयुक्त राष्ट्र कोष में जो योगदान देने वाला देश बना वो भारत बना। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। ये थोड़ा करंट का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी आपको इसको कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग एड ऑफ कर लेंगे इसमें 2024-25 का जो भी होगा आंकड़ा, वो हम करंट की क्लास में आपको बता देंगे, वहां पर एड ऑन कर लेंगे। ये उस समय में पूछा हुआ सवाल था। मैं इस सवाल को लेकर इसीलिए यहां पे आए हैं हम लोग कि आपको बता सकें कि इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। आपको क्या करना है, ऐसे सवालों के लिए, ऐसे जो सवाल हैं, सवालों के लिए भविष्य के लिए तैयार रहना है कि ताकि आपको ये उत्पादन से रिलेटेड ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा तो आप कर सकें। बस यहां पे सन 2000 से लेकर 2014 की जगह 2014 से लेकर 2024 हो सकता है। देखिए, कृषि मशीनरी में 2000 से 2014 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव कुल निवेश के प्रतिशत के तौर पर किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब एफडीआई, इसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत के बाहर से इंडिया में आया हुआ निवेश, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अलग अलग सेक्टर्स में होता है। तो यहां पे उन्होंने पूछा है कि कृषि मशीनरी के लिए कितना इन्वेस्टमेंट भारत में 2000 से लेकर 2014 तक हुआ। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे देखिए, मैं आपको डेटा बताता हूं क्योंकि डेटा है, इसमें कुछ समझा नहीं सकते। ये डेटा करंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। आप हमारी करंट की क्लासेस देखेंगे तो वहां हम एक एक डेटा को करंट के हिसाब से जोड़ के पढ़ाते रहते हैं। इसका सवाल था 0.16% या 0.166% जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था मशीनरी में, कृषि मशीनरी में भारत में आया था। तो इसका सवाल का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है लेकिन हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है। तो ये यहां पे कुछ लिखना है। यहां पे ये जो 4 स्टेटमेंट है, इस 4 स्टेटमेंट से आपको देखना है को भूमि अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण के जो आपके भूमि अभिलेख हैं, यानी कि आपकी जो जोत बही होती है, आपकी जो भूमि का जो एक तरह से प्रमाण पत्र होता है जिसमें पता होता है कि कितनी भूमि है, कहां से कहां तक है, उसकी मेजरमेंट क्या है, उसका क्या कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं। भू संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने के लिए आपने देखा होगा, गांव में जाएंगे आप लोग, आप कहीं भी शहर में जाएंगे, एक एक मेड़, एक एक डोल, छोटी छोटी 1-1 फीट की जमीन के लिए गोलियां चल जाती हैं और वहां पर बहुत विवाद हो जाता है। 10-10 साल, 20-20 साल तक वो फौजदारी के और आपके दीवानी के केस चलते रहते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। तो इन्हीं सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने आपके भूमि अभिलेखों का क्या करने की कोशिश की, भूमि अभिलेखों का आपको आधुनिकीकरण करने के लिए कोशिश की। और किस लिए की, क्योंकि उस संपत्ति के विवाद की जो गुंजाइश है उसको सबसे कम किया जा सके। भू अभिलेखों के रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार ने शुरू किया। अगस्त 2018 ना देके अगर मैं इस 8 को काट दूं और बता दूं कि कब शुरू किया, मतलब कैसे शुरू किया या कौन सा प्रोग्राम था जो शुरू किया, आप देखेंगे भूमि अभिलेख जिला निरीक्षक ऐसा कोई प्रोग्राम, हरियाणा अंतरिक्ष उद्योग प्रयोग सेंटर ऐसा कुछ, या चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, ये तो कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं स्टार्ट किया। तो कौन सा किया, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम स्टार्ट किया। जिसमें क्या काम किया गया, जिसमें किसानों के जो जमीन है उसकी हदबंदी, उसकी चारों बाउंड्री फिक्स हो ताकि उसका विवाद अपने पड़ोसी से ना हो और उस विवाद को कम करा जाए और उसका आधुनिकीकरण होगा। तो वो अपनी जमीन जब बेचे, जरूरत आने पे किसान अपनी जमीन बेचता है, जरूरत आने पे जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति को बेचता है। तो संपत्ति आपने देखा होगा, बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती है जो विवाद में फंस जाती हैं और जमीन जरूरत होती है किसी को पैसे की और जरूरत होती है किसी को जमीन की, तो दोनों ही लोग आपस में नहीं बेच खरीद पाते। तो इस सब को बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया। 2009-8 में स्टार्ट किया और उसके बाद देखिए अभी 2019-20 में गवर्नमेंट ने एक प्रत्येक गांव के लिए, प्रत्येक ग्रामीण जो व्यक्ति है उसके लिए क्या काम किया, आपकी पूरी जमीन का एक मैपिंग की, वो ड्रोन से भी उसकी मैपिंग की गई और उसमें किसान की जमीन कितनी है, कहां तक है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट तैयार करने की कोशिश गवर्नमेंट ने की। तो गवर्नमेंट आए दिन जितने भी विवाद कम हो सके किसानों के लिए, आम आदमी के लिए करती रहती है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर है डी। यही आपसे पूछा गया क्योंकि ये विवाद बाद में कहां जाता है, पुलिस और फिर कोर्ट में जाता है, इसीलिए सवाल आपसे पूछा भी गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में किसी संशोधन विधेयक को
भारत के संविधान में अगर संशोधन करना है तो उस संविधान में संशोधन विधेयक को क्या किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो जहां शब्द केवल आ जाता है तो वो तो वैसे ही लगभग 95% आप लोग मानेंगे गलत हो जाता है, कि जहां हर एक जगह नहीं लेकिन 95% ये आप ध्यान रखेंगे जहां पे केवल है तो आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है, कहीं भी करा जा सकता है। अगला, पहले राष्ट्रपति को उसकी अनुमति देने के लिए भेजा जाता है। ऐसा कोई विधेयक है कि आज तक जो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पहले भेज देंगे? ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्व अनुमति से कोई विधेयक लाया जा सकता है, पूर्व अनुमति से कोई विधेयक लाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले उसकी अनुमति के लिए नहीं भेजा जाता। अगली बात देखेंगे, केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो केवल शब्द को देख के तो आप काट देंगे, तो क्या कहा जाता है? हां, इसका आंसर है सही, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है और यहां से पास होने के बाद यह जाता है राष्ट्रपति के पास, ये जाता है और राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे ही देता है, क्योंकि ये ज्यादातर ये संशोधन का है। तो संशोधन का मतलब होता है कि लोगों की डिमांड है और लोकसभा लोगों का सदन है और लोग जो चाहते हैं, लोगों के सदन जो चाहते हैं, अगर वहां से वो मेजोरिटी के साथ उसको पास करते हैं तो वो पास हो जाता है। तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और दोनों सदन में पास होना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होने के बाद जब कोई विधेयक है, जब राष्ट्रपति के साइन उस पर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो कानून बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है। अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है। कब बन जाता है अधिनियम? जब वो राष्ट्रपति के उस पर साइन हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सी आंसर से संतुष्ट होंगे। अगला देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका इन्वायरमेंट का सवाल है। सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कोरिंगा गरान वन कहां पर है? कोरिंगा गरान वन कहां पर है? तो प्यारे दोस्तों, आप लोग भारत में जब जाएंगे, ये देखिए भारत पूरा, मैं कोशिश करता हूं इसको बनाने की। ये आपका भारत है, ये नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पे जब हम देखेंगे, ये भारत में जब जाएंगे तो यहां पे एक जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या जगह पड़ती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक वर्ल्ड सेंचुरी है, कोरिंगा गरान वर्ल्ड सेंचुरी। उसी वर्ल्ड सेंचुरी में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, समय समय पे यहाँ पे ब्रीडिंग, यहाँ पे नेस्टिंग करने के लिए आते हैं, बच्चे देने के लिए आते हैं। तो कोरिंगा गरान जो एक वन है वो आंध्र प्रदेश में है। और इसका आप देखिए प्यारे दोस्तों, ऑप्शन आंध्र प्रदेश दे भी रखा है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में नहीं है। तो कोरिंगा गरान एक वर्ल्ड सेंचुरी भी है, एक उद्यान भी है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे क्या रहा था, जब ये एग्जाम हुआ होगा तो उस टाइम पे ये न्यूज में रहा होगा, इसलिए यहां से पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को लाने का मतलब ये नहीं है, इस क्वेश्चन को लाने का मतलब है कि कितने आज तक के, आज के टाइम पे हम देखें तो 54 हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व हैं, 54 टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद हम बात करें तो कितनी, लगभग हमारे पास 80 से 85 हमारे रामसर साइट्स हैं। तो 80 से 85 एग्जैक्ट आपको पता करनी है रामसर साइट कितनी है, ये सवाल पूछे जाते हैं। मैं एक वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट डेटा के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। तो इसका आंसर केवल क्या है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका पॉलिटी से है। पॉलिटी से कितने आसान और कितने क्लिष्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप देखिए। कैसा क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों? पूछा गया है, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं? मानव अधिकार के सिद्धांतों को शामिल करते हैं। कौन से ऐसे घटक हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? ऐसे कौन से हैं? सार्वभौमिक की बात करी गई है, सार्वभौमिक घोषणा की बात की गई है। तो मौलिक अधिकार स्वयं तो है ही, स्वयं ही तो मौलिक अधिकार सार्वभौमिक है ही। लेकिन जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने दो तरह के जो अधिकार थे वो दिए थे। पहले मौलिक अधिकार दिए और दूसरे अधिकार ऐसे थे जो रिजर्व रखे गए राज्य के पास, जिनको हमने कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिनको हमने क्या कहा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये वाले अधिकार भी देना चाहते थे। लेकिन ये अधिकार कब देना चाहते थे? इनको रिजर्व रखा कि जैसे जैसे, रिजर्व का मतलब अपने पास रखना, जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता जाएगा, कैश आता जाएगा, मैं तुमको लौटाता जाऊंगा, ऐसे ही राज्य के लिए रखा। तो इनको, ये भी क्या है? ये भी हमारे अधिकार के टाइप ही हैं। तो इसका आंसर ये भी ठीक होगा। दोनों ए और बी अभी तक को ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ? स्वर्ण सिंह समिति आती है। स्वर्ण सिंह समिति जो हमारा 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति बनती है और कहती है कि भाई बताओ, मौलिक कर्तव्य भी तो होने चाहिए। हम अधिकार दे रहे हैं तो लोगों से, नागरिकों का भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए।
तो लोगों ने समझा हाँ बिल्कुल सही बात है, तो मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई। तो मौलिक कर्तव्यों में मानव के अधिकारों की बात नहीं करी गई, वो कर्तव्यों की बात की गई। इसका मतलब है कर्तव्य तो अलग हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी कुछ कुछ देते हैं, जैसे समान वेतन के लिए समान कार्य, सभी के लिए कानूनी सहायता, सभी के लिए आपका समान संहिता, जो आप देख भी रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड ने लागू कर दी है, गोवा में पहले से लागू थी। अब तक सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है अभी के टाइम पे। देखिए तो ये क्या है, ये किसका पार्ट है, ये भी तो अधिकार है कि सभी का अधिकार है कि सब शादी जो करें सब एक तरह से करें। ऐसे थोड़ी हो सकता है मुस्लिम 3 बार बोल के तलाक बोल दे और छूट जाए, और जो हिंदू लोग हैं वो बेचारा 3-4 साल 7 साल तक अगर वो तलाक देने की कोशिश करे तो कोर्ट में घिसड़े। ऐसा कुछ नहीं है, तो सबके लिए समान होना चाहिए। तो समान का मतलब है अधिकार होना चाहिए सबके पास। ऐसे ही छोटे बच्चों को पढ़ने का अधिकार, यानी कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी का अधिकार, बच्चे जो वृद्ध हो जाते हैं उनको क्या करा जाएगा, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको पेंशन देने का अधिकार। ऐसे ही बहुत सारी बात करी जाती है, वन और पर्यावरण की संरक्षण करने का अधिकार, ये भी हमारा अधिकार है, राज्यों का अधिकार है, सबका की अधिकार होना चाहिए। गाय की हत्या ना करा जाए, ऐसे अधिकार जो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे भी दी गई। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। देखिए पॉलिटी का सवाल को थोड़ा सा उन्होंने घुमाया और सवाल आपके सामने है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व और ये अधिकार हैं। देखिए मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में, और ये अनुच्छेद है 12 से 35 तक आपको देखने को मिलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भाग 4 में आपको देखने को मिलेंगे। भाग 4 में आपको देखने को मिलेंगे 36 से लेकर 51 तक। उसके बाद मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये भाग 4 कै में देखने को मिलेंगे, 4 कै में देखने को मिलेंगे। ये 51 कै का आर्टिकल है, इसमें 11 आपके मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये वाला तो आंसर नहीं है, इसका आंसर बी होगा, आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय नियुक्त करती है। ईडी इन्फॉर्मेंस जो कह सकते हैं इन्फोर्समेंट जो सिस्टम है उसको नियुक्त करती है। ऐसे कौन होते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें बताना है आपको। फिर वही बात, नियुक्ति से रिलेटेड सवाल एक पूछा जाता है, चाहे तो वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति की नियुक्ति हो, चाहे वो राज्यपाल की नियुक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, नियुक्ति से एक सवाल पूछा जाता है। यहां इस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ोगे तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, यहां इस क्वेश्चन से रिलेटेड जवाब मिलेगा, और आप जब डिटेल डिस्कशन में देखोगे तो वहां आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर होते हैं, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर होते हैं, वो किसकी, प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करते हैं, इनकी सिफारिश ली जाती है। इसका ऑप्शन होगा डी आंसर। इससे ज्यादा आपको समझना नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अनुशंसा है वो उसका एक लिए कॉलेजियम होता है, उस कॉलेजियम के हिसाब से सिस्टम चलता है। लोकपाल की नियुक्ति की बात करते हैं तो लोकपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है, लेकिन ये कमेटी होती है, इस कमेटी में प्रधानमंत्री भी होते हैं, विपक्ष का नेता भी होता है, ऐसी ही चीजें इसकी की जाती है। कैबिनेट सचिव की बात करते हैं तो आपको अभी हमने कैबिनेट सचिव बताने की बात भी करी है कि ये होता है सीनियर मोस्ट जो आईएएस होता है उसकी नियुक्ति की जाती है और ये बन जाता है। देखिए इसका आंसर जो है वो डी है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला देखिए, अगला केस क्या कहता है, अगली बात करते हैं, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता था। प्यारे दोस्तों 2008 और 2009 की बात है, 2008 और 2009 की बात है, जब भारत और पाक के संबंध कुछ अच्छे कुछ बेहतर होते थे। आज के टाइम पे तो संबंध 2014 के बाद तो, और 2000 ये जो आपका पुलवामा अटैक के बाद, उरी पुलवामा और आजकल बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं, ऐसे वाकया हो चुके हैं जिसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे हमारे पड़ोसी देश से नहीं है। तो उस टाइम की बात है। तो किस जोड़ी को, देखिए उस एक टाइम पे हमारे यहाँ की जोड़ी को क्या कहा जाता था, किस भारतीय जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता था। तो प्यारे दोस्तों उस टाइम पे इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा, अगले भविष्य में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे सवालों पे लोगों की नजर रहती है जो लोग चाहते हैं कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हों। देखिए क्या, रोहन बोपन्ना और जो उस्मान उल हक जो थे, उस्मान उल हक, इन दोनों की जोड़ी जो कि आपकी रोहित बोपन्ना और उस्मान उल हक की जोड़ी जो थी वो एक भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी। ये लोग दोनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे एथलीट थे, खिलाड़ी के रूप में खेलते थे। देखिए तो इसका आंसर होगा आपका बी। ये सवाल पूछा गया इसलिए मैंने आपको रख दिया क्योंकि ये भविष्य में पूछे जाने की बात है। भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी या किन लोगों, किस जोड़ी को जाना जाता है। ये लोग बहुत अच्छा टेनिस खेलने वाले टेनिस के खिलाड़ी थे, दोनों ही अच्छे। ये पाकिस्तान के उस्मान उल हक और भारत के रोहन बोपन्ना। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है देखिए
अगला सवाल पढ़िए, देखिए पुरस्कारों से सवाल पूछा जाता है। हम सारे सवाल आपके साथ लेके आएंगे। ये पहले हम आपको ये सीरीज के माध्यम से आप लोगों का जो डर है, आपका जो फोबिया है, उसको कम कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को फोबिया ना रहे। आप लोग उन एग्जाम के क्वेश्चन, ये देखिए एसआई के सवाल हैं बहुत सारे इसमें, यूपी पुलिस के सवाल भी हम लोग लेके आ रहे हैं बीच बीच में, और ये एसआई के सवाल हैं। देखिए आप लोग हम आपकी बात कर रहे हैं, आप लोग डबल स्टार की तैयारी करिए। आप लोग पुलिस तो बन ही जाएंगे हमारे साथ, अगर आप तैयारी करेंगे तो आप डबल स्टार बनने में भी कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा स्थापित है, और यह है उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट भूमिका या योगदान दिया है। ऐसे पुरस्कार की बात की जा रही है। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी वृक्ष पुरस्कार बिल्कुल नहीं है, पर्यावरण नायक पुरस्कार बिल्कुल नहीं है, वन विज्ञान पुरस्कार बिल्कुल नहीं है। तो फिर कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऐसा पुरस्कार, देखिए ऐसा पुरस्कार जो उन व्यक्ति और संगठन को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कार्य किया हो, तो वो दिया जाता है पुरस्कार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो भविष्य में जब आप पेपर देने जाएंगे, हम लोग भी एक सीरीज के माध्यम से वर्तमान वाला ये पुरस्कार किसको मिला है, ये आपको 2023 और 24 वाला हम लोग आपको बता के भेजेंगे जब हमारी मैराथन होगी। जब आप एग्जाम से पहले जाएंगे तो हमारी 3-4 मैराथन हर एक सब्जेक्ट की हम लोग लेंगे। उस मैराथन में आपको ये ऐसे जो फैक्ट हैं जो आपको अंतिम समय में अंतिम बाढ़ की तरह से लेके जाने हैं, वो आप लेके जाइए। बस आपको बने रहना है हमारे साथ। देखिए अगला क्वेश्चन, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तप्त द्वीप मतलब होता है आइलैंड, और तप्त मतलब गर्म। तो आप देख सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट से बने हुए द्वीप को नहीं बोलते हैं। गर्म क्षेत्र का द्वीप ऐसा नहीं है, या तप्त शक्ति संयंत्र से घिरा हुआ क्षेत्र नहीं। किसको बोलते हैं? उष्ण महासागर को बोलते हैं तप्त द्वीप। ये संधि दी जाती है। आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको इसमें इसको देखने को मिलेगा कि इसको तप्त द्वीप बोला जाता है। तप्त द्वीप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बड़ा डिफरेंस होता है। दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है उष्ण वाले क्षेत्रों में, इसीलिए इस महासागरों में इनको बोला जाता है तप्त द्वीप। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग से संख्या दी जाती है। क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, हम अपनी ज्योग्राफी की, आपको केवल यहां पे इस शब्द से मतलब हमको बताना है, क्वेश्चंस को सोल्व कराना है। अगर मैं पढ़ाने की कोशिश करूं तो मैं अभी आपको तप्तद्वीप पढ़ा सकता हूं, और यहां पे कम से कम 1-1.5 घंटे में आपको सारा ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो बता सकता हूं। लेकिन क्या है कि हमें क्वेश्चन सीरीज के ऊपर काम करना है। डिटेल भी आपको देखने को मिलेगा, जहां डिटेल की जरूरत है वहां हम डिटेल बताएंगे। इसका आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में देखिए, जब भारत का संविधान लागू होता है 26 नवंबर 1949 को, तो भारत के कुछ मतलब आंशिक रूप से यहां पे लागू होता है, आंशिक रूप से लागू होता है भारत का संविधान। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू होता है, पूर्ण रूप से लागू होता है भारत का संविधान। अब जब 26 जनवरी को लागू होता है पूर्ण रूप से, तो उसमें उस समय पे 8 अनुसूचियां होती हैं प्यारे दोस्तों, अनुसूचियां होती हैं, 8 अनुसूचियां। फिर उसके बाद वर्तमान में की बात करते हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं प्यारे दोस्तों, 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में से ही पूछा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक एक अनुसूची की बात करता हूं। पहली जो अनुसूची है उसमें राज्य एवं संघ की बात करी गई है, राज्य एवं उसके संघ की बात करी गई है। दूसरी अनुसूची में किसकी बात करी गई है? दूसरी अनुसूची में बात करी गई है वेतन और भत्ते की बात करी गई है। तीसरी अनुसूची में बात करी गई है शपथ की बात करी गई है। और चौथी अनुसूची में जो बात करी गई है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करी गई है। देखिए एक एक के बारे में बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है बिल्कुल डिटेल। फिर 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, उन क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रशासन है, प्रशासन की बात करी गई है। प्रशासन की बात करी गई किसकी? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजातियों से रिलेटेड क्षेत्र। उसके बाद हम बात करते हैं छठी अनुसूची में कहा गया है AMTM। क्या कहा गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन की बात करी गई है।
अनुसूचित क्षेत्रों का। इसमें क्या है कि इन क्षेत्रों को छोड़कर, एएमटीएम को छोड़कर बाकी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यहां पे एएमटीएम स्पेशली। उसके बाद 7वीं अनुसूची बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में बताया गया है विषयों का विभाजन। विषयों का विभाजन अभी आपको पढ़ा चुके हैं। 3 विषय, 3 सूची बनाई गई, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची, ये संवर्ती सूची 3 सूची बनाई गई। उसके बाद 8 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्र की भाषा या राज्य भाषा की बात करी गई है, भाषाओं की बात करी गई है, जो आज के टाइम पर 22 हैं। पहले 14 थी और अब पहले कितनी थी? 14 और अब कितनी है? 22। ठीक है, पहले थी 14 और अब है 22। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण की बात करी गई है, या इसको ठंडावस्था भी बोलते हैं। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है, बहुत बार पूछी जाती है, दल बदल से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो जो आपकी पंचायत, नगर पंचायत की बात करते हैं, नगर पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। और 12वीं की बात करते हैं तो नगर निगम से रिलेटेड है। तो ये 12 अनुसूची हैं। अब देखिए हमारी सूची में क्या पूछा गया है, पूछा गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन किस में है? 4 अनुसूची आपकी है। इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार व्यवसाय या समव्यवहार के नियम और भारत सरकार के व्यवसाय और आवंटन के नियम के प्रबंधन का जिम्मेदार कौन होता है? इनका जिम्मेदार कौन होता है? मतलब व्यवसाय का मतलब होता है डिपार्टमेंट जो डिवाइड होते हैं, उन डिपार्टमेंट को डिवाइड कौन करता है? कौन ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन ऐसा व्यवस्था है जो इन सारे आवंटन और इनके समव्यवहार, कैसा, किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, आवंटन किया जाए, बंटवारा किया जाए, कौन करता है? तो क्या प्रधानमंत्री करता है, या उच्च न्यायालय करता है, या सर्वोच्च न्यायालय करता है? नहीं प्यारे दोस्तों, सारे का सारा मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है, मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है यानी कि जो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरीट है, वो सेक्रेटरीट क्या करता है? व्यवसाय को, यानी कि आपके जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करता है? विभागों को डिपेंड क्या करता है? आवंटन घोषित करता है, उनको आवंटन के लिए आमंत्रित करता है और उनको कार्य संभार के लिए बात करता है। सवाल बड़ा क्लिष्ट था, लेकिन देखिए कितना अच्छा पूछा। भारत सरकार नियम और भारत सरकार के नियम के प्रबंधन के लिए नियम बनाती है भारत सरकार, तो प्रधानमंत्री अकेले तो नियम बनाएगा नहीं। या उच्च न्यायालय से क्या मतलब है? वो तो हाई कोर्ट का होता है। और बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय कोई नियम नहीं बनाता। सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल भारत के संविधान का संरक्षण करता है। वो ये चेक करता है कि भारत के संविधान में कोई ऐसा प्रावधान जो सरकार ने नियम बनाया हो और जो भारत के संविधान को क्या कर रहा हो, उसका अल्पीकरण कर रहा हो या उसको इफेक्ट कर रहा हो, तो उस कानून को जीरो बनाकर कोई आदेश दे सकते हैं कि आप ऐसा करिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल जो सचिवालय होता है, उसमें सारे इंपोर्टेंट कैबिनेट मंत्री बैठते हैं और प्रधानमंत्री उसके हेड ऑलमोस्ट होते हैं। गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, सारे मंत्री बैठ के जो डिसीजन लेते हैं वही आवंटन और उसका व्यवहार करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सवाल पहले से आ चुका है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ये सवाल भी एक बार हो चुका है। हाँ, ये देखिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, इस यातायात के संकेत का क्या मतलब है? इस यातायात के संकेत का क्या मतलब है? यातायात के संकेत का मतलब है, देखिए अब अभी तो कुछ नहीं है। जब आप लोग पहले क्या करते थे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे ना, जब आप डीएल बनवाते थे तो पहले आपकी परीक्षा ऑफलाइन होती थी, तो उसमें बहुत सारे आपको आकृति दे दी जाती थी, हॉर्न की, बाइक की, ऐसी बहुत सारी आकृति दे दी जाती थी। तो आपको देखना है कि क्या है, ये देखना है कि सड़क कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। देखिए आगे पहला ऑप्शन देखिए, आगे तेज यातायात है, आगे यातायात एक तरफा है, आगे यातायात सीधा दो तरफा है, सीधा है और दो तरफा है, या आगे 2 लाइन सड़क है। तो इसका मतलब ये है, इसका ऑप्शन है डी कि आगे जो है वो 2 लाइन सड़क है, 2 लाइन सड़क है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इसका मतलब है एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है। ये पूरी सड़क पे 2 लाइन बनी हुई है, तो ये आगे 2 लाइन सड़क है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप जा रहे हैं तो सड़क के बीच में एक डिवाइडर नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है डिवाइडर हो, तो एक आने का है और एक जाने का है। ऐसा ही व्यवस्था आपकी इस यातायात के चिन्हों में है। तो आप लोग यातायात अगर करते हैं तो आपको इन चिन्हों का, बेसिक चिन्हों का पता होना चाहिए, क्योंकि आप कांस्टेबल बनेंगे। बहुत सारे लोग यहां पे जाके यातायात पुलिस में ही बनेंगे, यातायात पुलिस में यानी कि ट्रैफिक जो आपके पुलिस हैं, ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं, वो बनेंगे। तो इसलिए ये सवाल यहां पे रखा गया कि आपको ट्रैफिक के रूल्स और उनके सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के लिए संबंधित सही है? PIL PN भगवती, जिसके PIL जिसके जन्मदाता किसको कहा जाता है? PN, जिसको कहा जाता है PN भगवती को।
पी.एन. भगवती को इसके जन्मदाता या फादर ऑफ द पीआईएल बोला जाता है। तो जनहित याचिका दायर करने के लिए क्या संबंध में क्या सही है, देखिए पढ़ते हैं। जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारों या आदि के खिलाफ की जा सकती है। देखिए शब्द लिखा है केवल, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। केवल जनहित याचिका केवल राज्य की या केंद्र सरकार के या नगर निगम के ही अधिकारों के लिए करी जा सकती है। भाई डाउट लगता है, अगला पढ़ते हैं। निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, प्रतिवादी को एक पक्ष क्यों बनाया जाएगा? सरकार खुद एक पक्ष बनेगी, गवर्नमेंट खुद एक पक्ष बनेगी, या जो भी कोर्ट है वो एक पक्ष बनेगा। तो इसके जो आंसर है प्यारे दोस्तों, इन दोनों में से कोई नहीं सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जनहित याचिका। जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट या एक सेल्फ इंटरेस्ट से कर सकता है, दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके, और उस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस व्यक्ति के जो व्यक्ति अगर वो नेशनल लेवल का या राष्ट्र के हित के लिए वो मुद्दा है, तो उसके लिए सरकारों से हलफनामा केवल कोर्ट डायरेक्ट करती है, उसको प्रतिवादी किसी को नहीं बनाया जाता है। तो इसके आंसर होगा आपका ए, जनहित याचिका होती है। जनहित याचिका देखिए नाम ही है कि जन के हित के लिए जो एक ऐसा कोई मुद्दा जो आम जन के लिए, आम जन के हित का हो, उसको कोर्ट के माध्यम से सरकार के अगेंस्ट या किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट उसको लाया जा सकता है। जैसे मैं एक कोशिश बताता हूं करने की, मान लो आप इलाहाबाद या लखनऊ या दिल्ली कहीं भी बड़े शहर में रहते हैं, तो वहां पे पोल्यूशन के लिए आप देखा होगा आपके आसपास कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिससे मच्छर मक्खी और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट जमा हो रहे हैं, जो आसपास के लोगों को खतरा हो रहा है, आसपास के लोगों में बीमारी और जो महामारी फैलने की आशंका है। तो ऐसे में कोई भी एक जो जनहित याचिका इस रूप में कह के कि नगर निगम ने यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया है और इससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है, पब्लिक की जान माल को खतरा हो रहा है, जाके कोर्ट में दे सकता है। तो जो व्यक्ति देगा उसको प्रतिवादी नहीं बनाएंगे, उसके प्राधिकरण प्रतिवादी नहीं बनाएंगे, सरकार से कोर्ट डायरेक्ट पूछेगी कि जनहित के लिए ये जरूरी है, आपने ऐसा क्यों किया है, इसको यहां से खत्म कीजिए। ऐसे ही तो दूसरे बाद में दोनों ही इसके कंट्राडिक्ट हैं, केवल नहीं कोई भी किसी के भी प्रति लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो डी आपको मैंने बताया ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? संविधान सभा द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया? देखिए इसमें राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, तो राष्ट्रीय ध्वज को बिल्कुल अंगीकृत किया। आप देखेंगे 26 जनवरी को 1950 भी किया, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय गान को अंगीकृत किया, तो आप देखेंगे बिल्कुल किया 24 जनवरी को 1950 में। आप देखेंगे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आप देखेंगे तो ये था 22 जुलाई 1947 को किया गया। आप लोग देखेंगे 22 जुलाई 1947 को किया गया। इनमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल सही बात है, जवाहरलाल नेहरू के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद बात करते हैं बी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों सही है। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कौन सा गलत है। तो हम गलत की बात करते हैं। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, ये काम इस जो संविधान सभा का था ये काम नहीं था। संविधान सभा का ये काम नहीं था। जब भारत आजाद होता है, भारत सक्षम होता है, तो भारत ने खुद से राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का जो सदस्य बनने के लिए खुद घोषणा की थी, उसमें हमारी संविधान सभा का कोई भी रोल नहीं था। तो इसका आंसर होने वाला है ए। आप लोग देखेंगे बाकी के तीनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन आपके भविष्य में पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब लागू किया गया, या राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अंगीकृत किया गया, या आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने किस के रूप में किसने शपथ ली थी। ये तीनों सवाल आपसे भविष्य में पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016, पुराना क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आप लोग देख लेंगे लेकिन मैं बताऊंगा, इस डेट को हटा के पूछा जा सकता है। राज्यसभा ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया था? अब ये सवाल अगर मैं डेट को हटा देता हूं तो ये बन जाता है आपका स्टैटिक सवाल, अगर मैं डेट को लगा देता हूं तो ये बन जाता है आपका करंट का सवाल। तो करंट का सवाल कब स्टैटिक बनता है? जब उसमें डेट और तारीख को हटा दिया जाता है और ऐसे इंपोर्टेंट जो घटना होती है उसको बाद में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो बन जाता है स्टैटिक, या वो बन जाता है आपका करंट अफेयर के बाद जीएस, यानी कि कोई भी करंट अफेयर थोड़े दिन बाद जीएस बन जाता है। जैसे भारत के संविधान का पहला संशोधन हुआ, तो जिस समय वो संशोधन हुआ होगा 1951 में, वो करंट था, लेकिन आज वो क्या है? आज वो इतिहास यानी कि हिस्ट्री है। यह बात करें भारत के संविधान का 100वां जो संशोधन था, तो जब वो 100वां संशोधन हुआ होगा तो वो करंट का सवाल था, और आज क्या है? आज वो हिस्ट्री का सवाल या पॉलिटी का पुराना सवाल या स्टैटिक सवाल है। देखिए तो 2016 में मैं कोशिश करता हूं, राज्यसभा ने 2016 में मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित किया।
करके कौन से कृत को अपराध श्रेणी से बाहर कर लिया गया था? आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, पहले आत्महत्या जो था, आत्महत्या हमारे यहां अपराध की श्रेणी में आता था। आत्महत्या अपराध की श्रेणी में आता था। क्यों अपराध की श्रेणी में आता था? क्योंकि भारत का संविधान आपको आर्टिकल 21 के थ्रू स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देता है। आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। हालांकि आत्महत्या में आप मर ही जाएंगे, सजा तो क्या होगी, लेकिन ऐसा प्रावधान है। अगर आप बच जाते हैं तो आप वो अपराध था, अगर आप बच जाते हैं तो वो अपराध था। यानी कि आप आत्महत्या की कोशिश करो, आप मरे नहीं तो आपको आपने अपराध कर दिया, तब भी आपको आगे काम निपटाना पड़ता था। देखिए, तो ये इसका आंसर होगा बी, अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इस सवाल को ऐसे पढ़ेंगे, राज्यसभा ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया था? तो वो था आत्महत्या का प्रयास करना। आत्महत्या के प्रयास करने से, क्योंकि पहले क्या होता था, आजकल मम्मी पापा ने डांटा, काट ली नस, और नस काटने से मरा थोड़ी, ऊपर की नस कटी, 4-6 दिन तो पहले क्या होता था, नस काट भी ली तब भी वो अपराध की श्रेणी में आ जाता था, क्योंकि आप अपनी जान ले रहे हो, जबकि आप अपनी जान लेने के हकदार नहीं हो, प्रयास किया है आपने। ठीक है, तो ये इसको बाहर रखा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता था? किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता था? प्यारे दोस्तों देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, लोधी गार्डन को, या इमादुद्दौला का मकबरा, या हुमायूं का मकबरा, या सरखेज रोजा का मकबरा? तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर है सरखेज गोजा का जो मकबरा था उसको बोला जाता था। ये देखिए स्टैटिक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अहमदाबाद का एक्रोपोलिस इसको बोला गया, किसका? सरखेज रोजा का। तो ये प्यारे दोस्तों मोहम्मद शाह ने ये 1440 के आसपास मोहम्मद शाह ने ये मकबरा बनाया, और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने इसके कार्य को पूरा कराया। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद शाह ने ये जो सरखेज का मकबरा था वो बनवाया, और सरखेज के मकबरे को ही अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। स्टेटिक ये याद रखना है, हुमायूं का मकबरा जो हुमायूं टंब है वो दिल्ली में स्थित है, लोधी गार्डन ये भी दिल्ली में है, और इमादुद्दौला का जो मकबरा है ये भी भारत के एक अच्छी सी जगह पर स्थापित है। आप देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर की जाती है। मान लो कोई चुनाव में गड़बड़ हो गई, मान लो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ के बाद उस केस को कहां सुनवाई की जाएगी? तो मैंने आपको जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तो हमने बताया था कि वो सारी सुनवाई कहां की जाती है, वो सारी सुनवाई की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। चीफ मतलब आपका क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में सारी जो चीजें हैं वो करी जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, मैं बता दूं, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के अनुसार होता है। सवाल पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के अनुसार होता है, और एकल संक्रमणीय जो अनुपातिक प्रणाली है इसके हिसाब से इसका चुनाव होता है, और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और यहां क्या होता है, यहां लोकसभा के और राज्यसभा के सारे सदस्य भाग करते हैं। सारे सदस्य नहीं, राष्ट्रपति के में केवल जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो दो सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो लोकसभा में वो सपोर्ट नहीं करते। सारे निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो और चाहे राज्य विधान मंडल के हो, वो सारे लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव ही होता है, और उस चुनाव को भी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से करा जाता है। लेकिन उसमें केवल और केवल राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य विधानसभा का कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें मनोनीत भी करते हैं, इसमें एंग्लो इंडियन भी करते हैं उपराष्ट्रपति में। और आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होता है वो हमारे राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और ये अकेला व्यक्ति होता है जो उस सदन की अध्यक्षता करता है जिस सदन का वो सदस्य ही नहीं होता। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। इनको बताया है कि इनका जो चुनाव होता है उसको, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोलते हैं इनका निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन आता है मैंने आपको बता दिया है, राष्ट्रपति के भी और उपराष्ट्रपति के। सवाल हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका आंसर होगा डी। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, कौन सी जानकारी सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई एक्ट 2005
जो 2005 में आया, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत साझा नहीं की जा सकती। साझा नहीं की जा सकती। कौन सी ऐसी जानकारी है जो साझा नहीं की जा सकती है? बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, बिल्कुल है, ये दोनों ही जो साझा नहीं की जा सकती है। बौद्धिक संपदा यानी कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है, जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। और उसके साथ साथ विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना का मतलब है कि किसी विदेशी के साथ हमारा सैन्य कोई अभ्यास होना है, सैन्य कोई हमारा व्यापार होना है, हमारी कोई गुप्त सूचना है, उसके बारे में आप लोग चाहो तो आपको जानकारी नहीं दी जा सकती। तो 2005 का जो आरटीआई एक्ट है, उसमें इन दोनों को बाहर रखा गया है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है बी, 1 और 2। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, जो विदेशी गवर्नमेंट है, उनसे प्राप्त सूचना के बारे में आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला आज का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं 2016 में। देखिए वही लिखा हुआ है, 2016 में आया था, तो आत्महत्या वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार हम बोलते रहे हैं। और देखिए क्या है, संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है, या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। यानी कि किसकी बात कर रहा है ये सदन की बात कर रहा है, संसद की बात कर रहा है। आपको बता दें, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। निम्न सदन, निम्न सदन होता है आपका लोकसभा, और उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा। मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में अभी देखिए, इसको तो बाद में बताएंगे, हम लोग यहां बात करते हैं। ये होता है स्थायी सदन, ये स्थायी सदन कहलाता है, और ये अस्थायी सदन कहलाता है। अस्थायी का मतलब है 5 साल में ये चला जाता है, और ये अस्थायी होता है, इन्फिनिटी समय पे चलता रहता है। यहां के सदस्यों की जो होती है वो 25 वर्ष होती है आयु। 25 वर्ष का आदमी कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां पे 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसमें इसका सदस्य बन सकता है। इसकी बात करते हैं उच्च सदन की, इसे बूढ़ों का सदन भी बोला जाता है, बूढ़ों का सदन बोला जाता है, इसको युवाओं का सदन बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो कोई भी बात कर रहे हैं, कोई एक प्रस्ताव रखा गया किसी सदन में, तो उस सदन में वो क्या क्या किया कर सकता है। देखिए, प्रस्ताव है, मत है, राय है, या इच्छा पत्र है। तो प्यारे दोस्तों, वो केवल प्रस्ताव कर सकता है, वो केवल इसमें ऑर्डर नहीं करेगा, मत नहीं देगा, केवल प्रस्ताव कर सकता है। इसका आंसर होगा प्रस्ताव। किसी भी प्रस्ताव को रखने के बाद उस पर कोई प्रस्ताव ही दे सकता है कि भाई आप ऐसा कर लो, सुझाव दे देगा प्रस्ताव के रूप में। तो लेकिन इसका आंसर जो है वो क्या होगा, वो ए होगा। मैंने आपको सदनों के बारे में बताया क्योंकि सदन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण, कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उसका कौन सा एक ऐसा कार्य था जो बैंकों का नेशनलाइजेशन में नहीं है, ऐसा कारण कौन सा पूछा गया है। जमा राशियों की मात्रा का विस्तार करना, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण करना, या ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना, या शाखाओं को असीम विस्तार करना। तो प्यारे दोस्तों, जब भारत के संविधान में 1969 में, सबसे पहले 1969 में क्या करा गया, 49 में, फिर 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। उस टाइम पे क्या था, भारत की सरकार ने सोचा कि हर एक व्यक्ति तक बैंक की सुविधा दी जाए, हर एक व्यक्ति तक बैंक की सुविधा दी जाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी कमाई का, अपनी आय का कुछ परसेंट क्या करे, कुछ परसेंट का बचन कर ले, सेविंग कर ले, और वो भविष्य के लिए पैसे को बचा के रखे। इसी साथ साथ क्या किया गया, ऐसा करने के लिए बैंकों की जो ब्रांच है उनका विस्तार किया गया। और उनकी विस्तार करने के बाद क्या कहा गया कि जमा राशियों का विस्तार करा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो मार्केट में ना होके बैंकों में हो, लोगों के पास सेविंग बढ़ जाए, और जिससे ग्रोथ रेट और भारत सरकार और साथ ही साथ पूरा देश और प्रत्येक आदमी आगे बढ़ता रहे। तो देखिए, शाखाओं का विस्तार करना तो इसका उद्देश्य था, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना, हां, जब प्रत्येक आदमी को हमें बैंकिंग सुविधा देनी है तो हमें गांव गांव में जाके शाखा खोलनी पड़ेगी, ग्रामीण में जाके अपनी प्राथमिकताओं का विस्तार करना होगा, और जमा राशियों की बढ़ोतरी करनी होगी। लेकिन बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, यानी कि केवल एक जगह पर बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण कर लें, केवल उसको एक ही सेंट्रलाइज कर लें कि बस यही बैंक काम करेगा, ऐसा नहीं था। तो इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। बाकी के 3 जो कार्य थे वो राष्ट्रीयकरण के मेन कारण थे, ग्रामीण क्षेत्रों वाले, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना, शाखाओं का विस्तार और जमा राशियों की वृद्धि करना। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है,
कुल आय में कटौती नहीं है, कुल आय में कटौती नहीं है। इनकम टैक्स यानी कि आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है, देखिए शिक्षा पर ऋण बिल्कुल कटौती है, स्वास्थ्य बीमा का भुगतान बिल्कुल कटौती है, आवास ऋण और ब्याज भुगतान बिल्कुल कटौती है। आपके पास जो पैसा आता है, आपने अगर ऋण ले रखा है तो दोगे, आपने अगर ब्याज शिक्षा के लिए ब्याज ऋण ले रखा दोगे, आपने अगर स्वास्थ्य के लिए कोई प्रीमियम ले रखा है, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा तो आप दोगे मंथली। लेकिन क्या है, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज नहीं देना, मतलब जो आपका गणना है, आयकर की गणना है, व्यक्तिगत ऋण आपने किसी से 50 रुपए ले रखे हैं, 500 रुपए ले रखे हैं, 1000 रुपए ले रखे हैं, 2 लाख रुपए ले रखे हैं, तो उस पर आयकर का टैक्स नहीं लगता, उसकी गणना नहीं होती है। केवल और केवल आपने अगर देखिए ये लिखित में प्रीमियम ले रखा तो आप अकाउंट से कटाएंगे, आपने शिक्षा पे भी ले रखा तो आपने बैंक से जाके स्पेशली वहाँ पे आपने रजिस्टर्ड कर रखा है, आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड है, आपने घर के लिए ले रखा है तो आपका वो भी रजिस्टर्ड है, तो केवल और केवल व्यक्तिगत ऋण जो है उस पर आपका ब्याज नहीं लगेगा। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला हो और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रवेश से निषेध हो किया जाता है। देखिए ये सवाल जो इसके 2 स्टेटमेंट हैं, शायद ये हमारे टाइपिस्ट से थोड़ा दिक्कत हुई है, 2 स्टेटमेंट थे, 2 स्टेटमेंट के बाद ये है नहीं। हालांकि इस सवाल को थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, मोडेम किस प्रकार का उपकरण है। मोडेम जो होता है, आपको पता है मोडेम क्या होता है, 2 या 3 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के मोडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। कंप्यूटर का सवाल है तो आउटपुट नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता, इनपुट नहीं होता, क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ, यानी कि मोडेम में एक या दो या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के आप लोग संचालन करते हैं, तो मोडेम इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करता है। प्रबंधन में श्रमिकों की साझेदारी को कौन सा सुनिश्चित करता है, तो आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 43 को मैं एक बार बताऊंगा। इसके लिए कहता है निर्वहन और जीवन यापन के लिए श्रम, या आप उसको क्या दोगे, तनख्वाह या पैसा दोगे या आर्थिक सहायता दोगे। निर्वहन के लिए, निर्वहन मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए आप क्या करना है, आपको उनको कार्य देना। राज्य का ये दायित्व है, राज्य का ये दायित्व है कि अपने प्रत्येक व्यक्ति को निर्वहन जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ उसको मजदूरी या पैसा दे। ठीक है, अब ऐसा है कि ये तो दे दिया गया। अब उसके बाद बात करते हैं 43A में क्या कहता है। 43A में कहता है कि प्रबंधन के में श्रमिकों की भागीदारी। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फर्म में काम करते हैं और आप बहुत दिन से काम करते हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 43A क्या कहता है, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, क्या कहता है, यह कहता है कि आप प्रबंधन में यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में उन श्रमिकों की भागीदारी को रखोगे ताकि वो श्रमिक अपने अच्छे और बुरे के लिए अपने जो आपका मालिक है, आपका जो मैनेजर है, उसके बीच में वार्तालाप करते रहे। तो ये संविधान के 43A में जोड़ा गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बाद में जोड़ा गया। 39A क्या कहता है प्यारे दोस्तों, ये कहता है सभी के लिए समान रूप से जो आपकी कानूनी या विधिक सहायता प्राप्त कराना, समान रूप से सभी को विधिक सहायता प्राप्त कराना, ये 39A है। 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 38B में भी ऐसा ही कुछ बात करी गई है। देखिए अगला क्या कहते हैं, मद्रास हिंदू सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद से किया गया था, किसकी मदद करने के लिए, किसकी मदद के लिए किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे दोस्तों, ऐसे ऐसे सवाल लाता है। देखिए जो लोग डिटेल में पढ़ते हैं सिर्फ वो सोल्व कर पाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं केवल और केवल मद्रास हिंदू एसोसिएशन सुधार, जो सामाजिक सुधार एसोसिएशन था। पहले दोस्तों ये किसके लिए था, पहले जमाने में राजा महाराजा जो होते थे बहुत सारी क्या करते थे, दासियों को रखते थे, दासियों को रखते थे, दासियों का नृत्य कराते थे, उनसे सुरापान के लिए जल भरवाते थे, पानी दारू सब चीज लगवाते थे। तो दासियों यानी कि जो देवदासियां होती थी, उन देवदासियों को का उन्मूलन करने के लिए, मदद करने के लिए मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का एक गठन होता है और ये गठन होने के बाद देवदासियों को मुक्त किया जाता है। ये था देवदासियों के लिए, जनजातियों के लिए नहीं, विकलांगों के लिए, बालकों के लिए नहीं था। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसी 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया। किसको जोड़ा गया, ये दे रखा है, किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं को समर्पित करना, ऐसी प्रथा थी। बिल्कुल सही बात है। इसको क्या करा गया, इसको अत्याचार निवारण से क्या करा गया, अलग से इनको खत्म कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संशोधन का उपयोग सार्वजनिक पूजा के लिए किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है, शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रवेश में निषेध किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो प्रवेश में निषेध कर दिया गया, लेकिन बाकी के लिए क्या करा गया, बाकी के लिए इसमें प्रवेश कर दिया गया। यानी कि इसका आंसर जो है ये दो चीजों को इनको इसमें जोड़ दिया गया था। ये आंसर इसका डी सही है। आप देखेंगे किसमें एक संशोधन किया गया, क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति का अत्याचार निवारण यानी कि SC ST एक्ट जो उनके ऊपर प्रोटेक्शन एक्ट था, अत्याचार को निवारण करने वाला जो एक्ट था उसको देखा गया। इसका आंसर आपका सी होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है वो बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका है क्योंकि आपने 35 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट करे। उम्मीद है कि आप सारे जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसी ही सीरीज के साथ हम अगले सीरीज में आपके सामने प्रेजेंट होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपना कमेंट दें। आप लोग हमारी वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आपका बहुत अच्छा योगदान। ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी लगातार। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।